दोस्तों आज यानी 14 जून 2020 को जाने माने एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर लिया। इससे पूरा देश सदमे में है और मुझे भी इस घटना का अफसोस है। समाज में यह प्रचलित अवधारणा है कि आत्महत्या धार्मिक, नैतिक एवं सामाजिक तौर पर गलत है। इसका मैं भी समर्थक हूँ। पर आज हम यह जानने की कोशिश करेंगे यह संवैधानिक तौर पर गलत है या सही। हम जानते हैं कि हमारे संविधान ने हमें कुछ मौलिक अधिकार दिए हैं यानी फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, जो कि हमारे संविधान के पार्ट 3 यानी भाग 3 में निहित है। हमारा संविधान अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों की बात करता है। और जो आपका अनुच्छेद 21 है यानी जो आर्टिकल 21 है, वह कहता है कि राइट टू लाइफ हमारे सिटीजन्स को भी दिए गए हैं, और अगर कोई फॉरेनर अगर भारत में रहता है तो उसे भी दिए गए हैं। अर्थात जीने का अधिकार सबको है। तो क्या जीने का अधिकार में मरने का अधिकार भी निहित है? क्या मेरे पास जीने का अधिकार है तो क्या मेरे पास आत्महत्या करने का भी अधिकार है? हम आज इस प्रश्न पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये चर्चा करेंगे कि जो ये सुसाइड है, ये कितना बड़ा सरदर्द हमारे भारत के लिए बन गया है। अगर सिर्फ छात्रों की बात करें तो 24 घंटे में 28 छात्रों ने 2016 और 2018 में सुसाइड किया था। मतलब हर एक घंटे कोई ना कोई स्टूडेंट सुसाइड कर रहा है। ये सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत की बात नहीं है और ऐसे एक दो मामलों की बात नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत एक जाने माने अभिनेता थे, इसीलिए न्यूज चैनल्स ने इनको बहुत ज़्यादा कवर किया और आज पूरा देश जान गया कि इन्होंने आत्महत्या की। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो आत्महत्या कर रहे हैं और हमें पता भी नहीं। तो दोस्तों, आज हम ये पूरे चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, अगर हम इस न्यूज़ की बात करें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 2018 में 1.3 अर्थात 1,30,000 लोगों ने आत्महत्या की थी हमारे देश में, जिसमें 10,000 से अधिक तो सिर्फ और सिर्फ छात्र थे। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 24 घंटे में कुल 28 ऐसे छात्र थे जो किसी ना किसी कारण से आत्महत्या कर रहे थे 2018 में। उसके बाद 8% ये 1,30,000 की संख्या में फार्मिंग सेक्टर के लोग थे, अर्थात जो किसान थे वह सुसाइड कर रहे थे। और 10% ऐसे लोग थे जो कि बेरोजगार थे। अगर हम तुलना करें कि जो वर्ल्ड का सुसाइड रेट है, ग्लोबल सुसाइड रेट, और हमारे भारत का सुसाइड रेट, तो उसमें आसमान जमीन का फर्क है। अगर हम WHO की रिपोर्ट की बात करें तो 2016 में 1 लाख में से 16.5 अर्थात लगभग 16 लोग के आसपास भारत में सुसाइड कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अगर हम ग्लोबल सुसाइड रेट को देखें तो पूरी दुनिया में 1 लाख में से सिर्फ 10 के आसपास लोग ही सिर्फ सुसाइड कर रहे थे। आप देख सकते हैं कि हमारे भारत में सुसाइड रेट काफी ज्यादा है। अगर WHO के एक और रिपोर्ट के अनुसार देखें तो 40 सेकंड में कोई ना कोई व्यक्ति विश्व में आत्महत्या करता है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो लगभग 8 लाख मौतें पूरे विश्व में आत्महत्या से होती हैं। अगर इन मौत के आंकड़ों की तुलना अन्य घटनाओं से होने वाली मौतों से करें तो जितनी मौतें मलेरिया, ब्रेस्ट कैंसर, युद्ध और मर्डर यानी होमिसाइड से पूरे वर्ष होती है, उससे ज्यादा मौतें सुसाइड से होती है। तो दोस्तों, अगर हम एक और तुलना के माध्यम से देखें तो आज यानी 14 जून 2020 को मैं जब वीडियो बना रहा हूँ, तब तक कोविड-19 से सिर्फ 4,30,000 मौतें हुई हैं। लेकिन दूसरी तरफ जैसा कि मैंने आपको बताया कि 8 लाख के आसपास मौतें सिर्फ और सिर्फ आत्महत्या करने से हो जा रही हैं। अगर हम एक और चीज़ यहाँ देखें तो WHO ये भी कहता है कि सिर्फ 38 ही देश ऐसे हैं पूरे विश्व में जिनके पास आत्महत्या को रोकने की सही रणनीति है, और बाकी देश तो सही से रणनीति भी नहीं बना पाए हैं, जिसके कारण ये जो सुसाइड रेट है इसको कम नहीं किया जा रहा है। अब हम देखेंगे कि राइट टू लाइफ का मतलब राइट टू डाई भी है या नहीं। दोस्तों, हमें इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले इंडियन पिनाल कोड अर्थात भारतीय दंड संहिता के बारे में समझना पड़ेगा। यह ऐसी कानूनी किताब है जिसमें क्राइम्स को डिफाइन किया गया है, अर्थात अपराधों को परिभाषित किया है, और अपराधों के लिए क्या सजा होगा यह लिखा गया है। इसमें धाराएं होती हैं, अर्थात सेक्शन होता है। यह अंग्रेजों ने बनाया था 1860 में, और 1862 से हमारे देश में इसे लागू किया था।
और यह आज भी हमारे देश में लागू है और चलता आ रहा है। तो दोस्तों, अगर हम इसके एक धारा की बात करें, सेक्शन 309, जो कि आपका 2017 तक वैलिड था, तो हम देखें तो ये कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति सुसाइड करने का अगर प्रयास करता है और उसमें बच जाता है, तो भैया उसको फिर सजा होगा। मतलब इसने सुसाइड को क्रिमिनलाइज कर दिया था। अगर आप सुसाइड करने गए, अगर आप बच गए, तो फिर आपको सजा होगा 1 साल का, या तो फिर आप पर फाइन लगाया जा सकता है, या तो फिर दोनों। दोस्तों, अगर आप में से बहुत कोई आज भी ये सोचते होंगे कि हमारे संविधान में अपराध और अपराध की सजा के बारे में लिखी गई है, तो दोस्तों ये आप बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दें। अब उसके बाद हम आज़ाद हुए, 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, और संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू अर्थात न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति दी। इसके मुताबिक अगर भारत के किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि भारत में कोई ऐसे कानून मौजूद है जो कि संविधान के नियमों को वायलेट करते हैं, तो वह उसे सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाकर चैलेंज कर सकता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट पाएगी कि हाँ, ये जो कानून है या संविधान के नियमों के खिलाफ है, तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को नल वॉइड डिक्लेयर कर देती है, उसे निरस्त कर देती है। तो दोस्तों, इसी तरह का केस 1994 में आया, क्योंकि इसमें तर्क दिया गया कि भाई जो सेक्शन 309 है, इसमें तो आपने सुसाइड को क्रिमिनलाइज कर दिया कि अगर हम अपना जान लेने का कोशिश करेंगे तो हमको 1 साल का जेल होगा, या तो फिर हम पे फाइन लगाया जाएगा। लेकिन हमारा संविधान तो हमें आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ देता है, अर्थात हमारे पास जीने का अधिकार है। तो हमारे पास जीने का अधिकार है, तो मरने का भी तो अधिकार हुआ हमारे पास। ऐसा तर्क दिया गया आपका पी रथिनम के द्वारा, और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया। इस केस को हम जानते हैं पी रथिनम और यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में जो केस हुआ था उसके नाम से। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ कहा कि राइट टू लाइफ ऑल्सो इंक्लूड राइट नॉट टू लाइफ, मतलब जीने का अधिकार में मरने का अधिकार भी निहित है। और इसीलिए जो आपका सेक्शन 309 है, इसे सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया, इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। अर्थात 1994 में जो सुसाइड करना है उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया कि अगर सुसाइड करेंगे तो फिर आपको सजा नहीं होगी, लेकिन आप बाद में फिर देखिएगा तो फिर यह पुनर्जीवित हो जाता है। ऐसा इसलिए कि हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास रिवाइजरी जुरिडिक्शन है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों को पलट सकता है। ऐसी शक्ति उसे अनुच्छेद 137 में दी गई है हमारे संविधान में। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि उससे पास्ट में कभी गलती हुई है, तो अगर उस तरह का केस अगर भविष्य में उसके पास आएगा, तो अपने पिछले फैसले को वह पलट सकती है। तो दोस्तों, आगे जो फैसला पलटा गया उसको समझने के लिए आपको एक और चीज समझना पड़ेगा। एक आपका सेक्शन 306 भी है हमारे इंडियन पिनाल कोड में, और सेक्शन 306 आज भी जीवित है। वह कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के आत्महत्या में सहयोग कर रहा है या फिर उसको आत्महत्या करने के लिए उकसा रहा है, तो उसे 10 साल तक की सजा हो सकती है, या उस पर फाइन लग सकता है, या फिर दोनों हो सकता है। तो दोस्तों, आप इस चीज को याद रखें, और आज भी ये क्राइम है। इसीलिए अभी सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में पुलिस पहले देखेगी कि क्या किसी ने उन्हें उकसाया है। अगर उकसाया है तो फिर उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उस पर केस चलेगा आर्टिकल नहीं, सेक्शन 306 के द्वारा, जो हमारा धारा है। तो अब आगे हम समझने वाले हैं कि कैसे ये जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को पलटा। दोस्तों, 1996 में एक बहुत ही रोचक घटना होता है। एक कपल होते हैं, ज्ञान कौर और उनके हस्बैंड हरबंस कौर। उन पर आरोप लगता है कि एक महिला होती है मिसेस कुलवंत कौर, इनको आत्महत्या करने के लिए इन्हीं दोनों ने उकसाया है। और जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था कि सेक्शन 306 कहता है कि आप अगर किसी को उकसाएंगे तो भैया आपको अधिकतम 10 साल की सजा और फाइन हो सकता है। इसीलिए इसी सेक्शन के तहत इन दोनों पर केस होता है, और इन दोनों को जो ट्रायल कोर्ट होती है, जो निचली अदालत होती है, वह 6 साल की सजा और 2,000 रुपये फाइन करती है। लेकिन यह ट्रायल कोर्ट के इस फैसले को जाकर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं, और इसी को हम लोग ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस के नाम से जानते हैं।
यह सुप्रीम कोर्ट में जाकर तर्क देते हैं कि आपने कहा था 1994 में पी रथिनम केस में कि भैया जो राइट टू लाइफ है उसमें राइट टू डाई भी शामिल है, अर्थात जीने के अधिकार में मरने का अधिकार भी निहित है। इसका ये मतलब हुआ कि जो मिसेस कुलवंत कौर थी उनके पास जीने का अधिकार भी था और साथ ही साथ मरने का अधिकार भी था। तो जो उनका मरने का अधिकार था उनको प्राप्त करवाने में हमने थोड़ा सा सहायता कर दिया ताकि वह अपने मरने के अधिकार को एंजॉय कर सके। तो इसमें हमने क्या गलती की? तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को ये दोनों कहते हैं ये केस के माध्यम से कि आपको 306 जो आपका सेक्शन है इसको भी निरस्त करना होगा, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी को अधिकार पाने में सहायता कर रहा है तो उसमें क्या बुराई है। तब सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि नहीं, गलती हो गई 1994 में। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को बदल देती है और कहती है कि जो आर्टिकल 21 है उसमें राइट टू लाइफ का मतलब ये नहीं है कि राइट टू डाई भी व्यक्ति के पास है। अर्थात अगर आपके पास जीने का अधिकार है तो इसका ये कतई मतलब नहीं कि आपके पास मरने का भी अधिकार है, क्योंकि जो आपका राइट टू लाइफ है यह एक नेचुरल राइट है, अर्थात एक प्राकृतिक अधिकार है। और जब आप अपने आप को मारने की कोशिश करेंगे, आत्महत्या करने की कोशिश करेंगे, तो ये अननेचुरल होगा। इसीलिए राइट टू डाई इज नॉट इंक्लूडेड इन आर्टिकल 21, ये साफ कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और उसी समय से जो आपका सेक्शन 309 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया था 1994 में, वह वापस आ जाता है, वह फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल बन जाता है। और 306 जो सेक्शन रहता है वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल पहले भी था, इसके बाद भी हो जाता है। तो मतलब आप देख सकते हैं कि 1996 में फिर से सुसाइड करने को क्रिमिनलाइज कर दिया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति सुसाइड करने का प्रयास करता है और उसमें बच जाता है तो उसको 1 साल की सजा हो सकती है या तो फिर उसको फाइन किया जा सकता है। और कोई भी व्यक्ति अगर किसी को सुसाइड करने में उकसा रहा है तो उसको 10 साल तक की सजा और उस पर फाइन हो सकता है। तो ये जो आपका 306 है ये तो अभी भी चल रहा है, लेकिन 309 जो है इसको सरकार ने एक तरह से हटा ही दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट आज भी यह कहती है कि जो राइट टू लाइफ है इसमें राइट टू डाई शामिल नहीं है। तो यहाँ से तो स्पष्ट हो जा रहा है कि मरने का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। और ये जो आपका 309 जो सेक्शन था आईपीसी का, इसको सरकार ने इसलिए हटाया क्योंकि आदमी मरता है तो अगर कोशिश करता है मरने की, आत्महत्या करने की, तो बेचारा उस समय बहुत डिप्रेस्ड होता है, स्ट्रेस में रहता है। उस समय सरकार को ये करना चाहिए कि उसे एक रिहैबिलिटेशन केंद्र में ले जाया जाए, उसको साइकेट्रिस्ट से दिखाया जाए, उसको डॉक्टरी सलाह की जरूरत है, उसको मेंटल असिस्टेंस की जरूरत है, ना कि जेल में डाल देने की। ये अमानवता है एक तरह से। इसीलिए सरकार ने 2017 में आपका ये जो सेक्शन है इसको एक तरह से हटा ही दिया है जो आपका 309 है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सरकार ने ये बोल दिया कि आपके पास मरने का अधिकार है। उसने ये बोला कि ठीक है, मरने की कोशिश करोगे तो ठीक है, जेल में तुमको नहीं डालेंगे। लेकिन आज भी हमारा संविधान हमें मरने का अधिकार नहीं देता। एक आपका हाल फिलहाल में आया था, आपका इच्छा मृत्यु का केस आया था, पैसिव इच्छा मृत्यु जो होता है, ये अपने आप में एक टॉपिक है। इसमें आप यही जान लीजिए कि इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पास राइट टू डाई है विथ डिग्निटी, गरिमा के साथ मरने का अधिकार। मतलब इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के केस में नहीं कहा है कि आपको आत्महत्या करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आप नेचुरली मर रहे हैं, ये बहुत ही लंबा टॉपिक हो जाएगा, मैं इतना आपको इसमें नहीं बता रहा हूँ, बस यही जान जाइए कि मरने का अधिकार हमारे पास नहीं है, हमारा संविधान हमें ऐसा नहीं देता। तो हम कानूनन तौर भी ये देख सकते हैं कि जो आत्महत्या लोग कर रहे हैं यह कानूनन तौर पर, संवैधानिक तौर पर भी गलत है। और जैसा कि मैंने आपको बताया 2017 में पार्लियामेंट एक कानून पारित करती है, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, जिससे सुसाइड को डिक्रिमिनलाइज कर दिया जाता है। एक बात आप समझ जाइए कि भैया हमारे पास मरने का अधिकार नहीं है, यह हमारा संविधान कहता है। मतलब अगर हम मरने की कोशिश करेंगे तो उसे अपराध की श्रेणी में रखा जा सकता है।
और पार्लियामेंट इसके लिए सजा भी तय कर सकती है। और पहले से भी आईपीसी में था, जैसा कि मैंने आपको बताया सेक्शन 309। यह कानूनन तौर पर बिल्कुल सही है, आप आत्महत्या करेंगे अपराध है, आपको सजा हो सकता है। लेकिन मेरे भाई, मानवीय तौर पर सोचो, एक बंदा है, सुसाइड करना चाह रहा है, कितना मेंटल डायलेमा होगा, कितना उसको मानसिक समस्या होगा, और वह बच जाता है तो फिर आपको उसको 1 साल के लिए उसको जेल हो जाएगा। ये कहाँ का मानवता हुआ। तो इसीलिए यह सरकार का एक बेहतर कदम था, जिससे सरकार ने जो आपका 309 जो आपका सेक्शन है इसको समाप्त कर दिया है एक तरह से। क्योंकि जो उस तरह का व्यक्ति है उसको सहायता की जरूरत है, उसको मनोचिकित्सक से दिखाने की जरूरत है। और देखिए, इससे सुसाइड जो रेट था वह और बढ़ रहा था। क्योंकि मान लो कोई मेंटल डायलिमा में है तो डॉक्टर के पास नहीं जा सकता है कि हम सुसाइड करना चाहते हैं, जाके साइकेट्रिस्ट के पास बोलोगे तो ये तो तुम्हारा हो जाएगा कि अरे यार ये तो सुसाइड करना चाह रहा है, फ्यूचर में सुसाइड कर सकता है, ये पुलिस केस एक तरह से हो जाएगा। और पहले इंसान सुसाइड करता भी था तो बढ़िया से सुसाइड करता था, कि अगर गलती से बच गए तब तो फिर जेल जाना पड़ेगा 1 साल के लिए या फाइन होगा मेरे पे। और मरना तो चाहते ही हैं, इसलिए बढ़िया से मरे, थोड़ा फांसी का फंदा अच्छा लगाए। तो ये सब समस्या थी जिससे सुसाइड रेट और ज़्यादा बढ़ रहा था। और आज जो आपका सुसाइड को डिक्रिमिनलाइज किया गया, वह एक बेहतर कदम है सरकार के द्वारा। इसी तरह के कदम सरकार को लेने चाहिए, ताकि जो आपका एडुकेशन सिस्टम के वजह से बहुत सारे छात्र सुसाइड कर ले रहे हैं, फार्मर सुसाइड कर ले रहे हैं, उसको भी कम किया जा सके। तो दोस्तों, अब आगे हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि हम सामाजिक स्तर पर अपने आप से क्या कर सकते हैं, जिससे जो इतने सुसाइड केसेस हमारे भारत में होते हैं, पूरे साउथ ईस्टर्न कंट्री में भारत इकलौता देश है जहां सबसे ज्यादा सुसाइड हो रहा है। इसको रोकने के लिए हम व्यक्तिगत तौर पर क्या प्रयास कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट किया है जिसके कारण से अधिकतर लोग सुसाइड करते हैं। सबसे पहला है एडुकेशन सिस्टम। तो दोस्तों, ये बहुत ही वाहियात है, बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को टॉर्चर ना करें कि आप आईआईटी ही करो या इंजीनियरिंग करो या डॉक्टरी ही करो। भाई, कहीं ना कहीं बच्चा सेट हो जाएगा। ऑप्शन भगवान बना के भेजते हैं, बिल्कुल चिंता नहीं करना है। अगर आप खुद स्टूडेंट हैं, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आपसे नहीं हो पा रहा है, छोड़ सकते हो भाई। चांद देना इज नॉट द सॉल्यूशन। अगर तीसरी तरफ आप अगर टीचर हैं तो छोटे बच्चों को बचपन से ही आप प्रेशर ना दें कि तुम होमवर्क करके आओ। और जो शिक्षा है, शिक्षा जीवन शुरू करने का एक जरिया है, शिक्षा जीवन नहीं है। इस बात को आप ध्यान में लेकर चलें। लव अफेयर्स के कारण बहुत सुसाइड होते हैं, तो अगर आप एक गर्ल है या बॉय है तो किसी के इमोशंस के साथ मत खेलो यार, बहुत ही बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। फिर जो लोन्स जो देते हैं, ब्याज पर जो लोन देते हैं, आपके जो महाजन बड़े बड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो भैया, कम से कम उसको मानवता के नाम पर थोड़ा कम करो। अगर वह नहीं भर पा रहा है, आप देख रहे हो कि नहीं अब वो नहीं कर पाएगा, आपके पास बहुत पैसे हैं, करोड़ों रुपए हैं, मान लो किसी को 1000 लोन ही दिया 10% पे, ठीक है मत लो ना सूद। आपको 1000 रुपए से क्या होने वाला है, कुछ नहीं होगा आपका। इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स, लोग बुली करते हैं, एक दूसरे को टीज करते हैं, चिढ़ाते हैं, तू काला है तू कुछ नहीं कर पाएगा। तो भाई, इसको समाज से निकालना पड़ेगा। प्लस में अगर कोई डिप्रेशन में है तो उसको हम लोग पागल की संज्ञा दे देते हैं। डिप्रेशन एक बीमारी है, जैसे बुखार और कोरोना वायरस चल रहा है। इसको पागलपन की संज्ञा ना दो, ताकि लोग इसको ना छुपाएं, इसका टाइम पर इलाज हो सके। और अंतिम है आपका अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी से तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है ही देश में। सरकार को कोशिश करनी चाहिए, और आपको कोशिश करनी चाहिए, मरना सॉल्यूशन नहीं, आप कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। तो दोस्तों, सबसे कॉमन कॉज होता है आपका डिप्रेशन और टेंशन, सुसाइड का। इसीलिए ज़्यादा टेंशन और डिप्रेशन लेने की कोशिश ना करें, और लोगों को भी ये बात आप समझा सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।